हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएसटी के ऑनलाइन वाले क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रही हूं, तो ये ऑनलाइन वाला ही पेपर है। इसके पहले मैं ऑफलाइन वाले पेपर करवा चुकी हूं जनवरी 2021 तक। जनवरी 2021 तक मैंने ऑफलाइन वाले पेपर सॉल्व करवा दिए हैं, यानी उनमें जो भी एसएसटी के क्वेश्चन थे मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है, पेडागोजी के क्वेश्चन को छोड़कर। अब ऑफलाइन वाले दो पेपर बचते हैं, जो 20 अगस्त 2023 को हुआ था और अभी जो 21 जनवरी 2024 को हुआ था, वो पेपर बचते हैं, उनको भी मैं सॉल्व करवा दूंगी। अभी मैं ऑनलाइन वाले पेपर करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखन कार्य किसने किया? पहला विकल्प है डेविड ह्यूम, दूसरा विकल्प है जेम्स मिल, तीसरा विकल्प है मैक्स मुलर और चौथा विकल्प है विलियम हाजलिट। तो ये जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई है वहाँ मैंने इसको हाईलाइटेड किया था कि ये आपको याद रखना है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है ऑनलाइन वाले पेपर में भी और ऑफलाइन वाले पेपर में भी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, क्लास 8th की बुक का पहला चैप्टर है और उसी में इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। और उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब में भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है? तो 3 कालखंड आप लोगों को याद रखने हैं, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो सभी प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना आवश्यक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जेम्स मिल, दूसरा विकल्प इसमें सही है। और ये भी याद रखिए 3 कालखंडों में इन्होंने विभाजित किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। दूसरा विकल्प इसमें सही है। एनसीईआरटी अभी समय है, अभी भी आप यदि शुरू करेंगे तो आपका सिलेबस एनसीईआरटी का खत्म हो जाएगा। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तीनों की हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आप एसएसटी में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। पेडागोजी के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसके अलावा कोई टॉपिक आपको कठिन लगता है उसको एक बार पढ़ लीजिए। यदि इतना आप कर लेते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी एसएसटी वाला पोर्शन सॉल्व करने में। इसीलिए मैं आपसे हमेशा ही कहती हूँ कि एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़िए। एनसीईआरटी बहुत आवश्यक है एसएसटी के लिए। और मैंने क्लास 6, क्लास 7 की हिस्ट्री, जियोग्राफी कंप्लीट करवा दी है। क्लास 8th चल रही है, हिस्ट्री 2 चैप्टर पढ़ गए हैं और जियोग्राफी के भी 2 चैप्टर पढ़ गए हैं। तो आप लोग वो वीडियो ही देख लीजिए ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है, अतीत को समझने हेतु प्राथमिक स्रोतों के स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि मिलान करना है सीधी भाषा में। लिखा है पय्यमपल्ली, तो पय्यमपल्ली इसे किससे मिलाएंगे? काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर, इसे मिलाएंगे तीसरे से। कोल्डी हवा, इसे किससे मिलाएंगे? चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, बी को चौथे से मिला देंगे। दाओजली हेडिंग, इसे किससे मिलाएंगे? दूसरे से। खरल और मूसल, जेडाइट और महागड़ा, इसे मिलाएंगे चावल और मवेशी। तो इस क्रम में ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला, यानी कि पहला विकल्प ही इसमें सही है। अगला प्रश्न है, लिखा है, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते,
वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। यह वाक्य निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन इतिहासकार ने लिखा है? पहला विकल्प है अमीर खुसरो, दूसरा विकल्प है मिन्हाज ए सिराज, तीसरा है फक्र ए मुदब्बिर और चौथा है जियाउद्दीन बर्नी। तो ये वाक्य लिखा है फक्र ए मुदब्बिर ने, तीसरा विकल्प इसमें सही है। फक्र ए मुदब्बिर दिल्ली में गुलाम राजवंश के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के दरबार में एक मध्ययुगीन इतिहासकार थे। तो इन्हीं का ये वाक्य है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है मुगल वास्तुकला के संदर्भ में बांग्ला गुम्बद का उपयोग दर्शाता है। पहला है मुगल वास्तुकला पर क्षेत्रीय शैली का प्रभाव, दूसरा है बंगाल क्षेत्र पर मुगल आधिपत्य का प्रभाव, तीसरा है बंगाल की वास्तुकला की श्रेष्ठता और चौथा है बंगाल के क्षेत्र के मुगल अधिकारियों का प्रभाव। तो मुगल वास्तुकला के संदर्भ में बांग्ला गुम्बद का उपयोग दर्शाता है मुगल वास्तुकला पर क्षेत्रीय शैली का प्रभाव, पहला विकल्प इसमें सही है। बांग्ला गुम्बद जो है यह छत की एक ऐसी शैली है जिसकी उत्पत्ति बंगाल में हुई और बाद में इसे मुगल वास्तुकला में शामिल किया गया। यह मुगल वास्तुकला पर क्षेत्रीय शैली के प्रभाव को दर्शाता है, क्योंकि मुगल अक्सर अपनी इमारतों में स्थानीय शैलियों और तकनीकों को शामिल करते थे, इसीलिए पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है 1651 में पहला अंग्रेजी कारखाना खोला गया था। पहला विकल्प है कोलकाता में, दूसरा है गोवा में, तीसरा है हुगली नदी के किनारे और चौथा है साबरमती नदी के किनारे। तो 1651 में पहला अंग्रेजी कारखाना खोला गया था हुगली नदी के किनारे। क्लास 8th की सेकंड बुक में ये बताया है मैंने, सेकंड चैप्टर में। अगला प्रश्न है मुगल वास्तुकला के संदर्भ में बांग्ला गुम्बद का उपयोग दर्शाता है। पहला विकल्प है मुगल वास्तुकला पर क्षेत्रीय शैली का प्रभाव, दूसरा है बंगाल क्षेत्र पर मुगल आधिपत्य का प्रभाव, तीसरा है बंगाल की वास्तुकला की श्रेष्ठता और चौथा है बंगाल क्षेत्र के मुगल अधिकारियों का प्रभाव। तो मुगल वास्तुकला के संदर्भ में बांग्ला गुम्बद का उपयोग दर्शाता है मुगल वास्तुकला पर क्षेत्रीय शैली का प्रभाव, पहला विकल्प इसमें सही है। यह छत की एक ऐसी शैली है जिसकी उत्पत्ति बंगाल में हुई और बाद में इसे मुगल वास्तुकला में शामिल किया गया। यह मुगल वास्तुकला पर क्षेत्रीय शैली के प्रभाव को दर्शाता है, क्योंकि मुगल अक्सर अपनी इमारतों में स्थानीय शैलियों और तकनीकियों को शामिल करते थे, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है 1651 में पहला अंग्रेजी कारखाना खोला गया था। पहला विकल्प है कोलकाता में, दूसरा है गोवा में, तीसरा है हुगली नदी के किनारे और चौथा है साबरमती नदी के किनारे। तो 1651 में पहला अंग्रेजी कारखाना खोला गया था हुगली नदी के किनारे, तीसरा विकल्प इसमें सही है। इसकी स्थापना 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हुगली नदी के तट पर की गई थी और ये पहला अंग्रेजी कारखाना था। इस कारखाने की स्थापना भारत के साथ मसालों, रेशम और कपास के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई थी और बाद में यह कारखाना भारत में ब्रिटिश व्यापार का केंद्र बन गया और भारत के उपनिवेशीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी इसने निभाई, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है स्थानीय स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर विलियम एडम की रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। लिखा है बंगाल और बिहार में 1 लाख से अधिक पाठशालाएं थीं। दूसरा है ये पाठशालाएं धनी लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा स्थापित की गई थीं। तीसरा है यह छात्रों को अपनी शिक्षा के लिए केवल मामूली शुल्क देना पड़ता था और चौथा है यह लचीली शिक्षा प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल थी।
तो इस प्रश्न में पहला सही है। बंगाल और बिहार में 1 लाख से अधिक पाठशालाएं थीं, सही है। ये पाठशालाएं धनी लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा स्थापित की गई थी, ये भी सही है। यह लचीली शिक्षा प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल थी। तो ए, बी, डी इसमें सही है। अब सी क्यों गलत है? यहाँ लिखा है यहाँ छात्रों को अपनी शिक्षा के लिए केवल मामूली शुल्क देना पड़ता था। तो ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, यह उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बाद के समय में कुछ झूम किसानों को आरक्षित वनों में भूमि के छोटे छोटे टुकड़े पर खेती करने की अनुमति क्यों दी गई? पहला है क्योंकि दुखी आदिवासियों की मदद के लिए जो उनके प्रति वफादार थे। दूसरा है वन विभाग को सस्ते श्रम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। तीसरा है भारतीय वनों का कुशल प्रबंधन और आग से उनका बचाव करने के लिए। और चौथा है असंतुष्ट आदिवासी समूहों के विद्रोह को दबाने और उन्हें शांत करने के लिए। तो इसमें जो सही है वह बताना है। तो औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बाद के समय में झूम किसानों को आरक्षित वनों में भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करने की अनुमति दे दी गई, क्योंकि वन विभाग को सस्ते श्रम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। दूसरा विकल्प इसमें सही है, सस्ते श्रम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। अगला प्रश्न है, लिखा है निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है अभिकथन ए, झूम खेती घुमंतु खेती है। कारण दिया गया है इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों के बड़े बड़े भूखंडों पर की जाती थी। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही लिखे हुए हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। पहला विकल्प इसमें सही है। तो झूम खेती, इसे ही स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। क्या किया जाता है इसमें? भूमि के बड़े टुकड़े को साफ किया जाता है, यानी कि उसमें पेड़ या खरपतवार जो भी कुछ होता है उसे जला दिया जाता है और जो राख होती है उसे मिट्टी में ही मिला दिया जाता है। फिर उस भूमि पर फसलें की जाती हैं जब तक कि मिट्टी अपनी उर्वरता नहीं खो देती, और जब मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है तो उस भूमि को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र पर इसी तरह से खेती की जाती है। इसे ही झूम खेती कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही विकल्प का चुनाव करें। लिखा है राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी सती प्रथा की आलोचना करने लगे थे। 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई और 1835 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। तो इनमें जो तो इसमें ए सही है। राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं की जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी सती प्रथा की आलोचना करने लगे थे। बी भी सही है। सी भी सही है। 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी। डी गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है 1835 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी। तीसरा विकल्प इसमें सही है, क्योंकि सती प्रथा पर पाबंदी 1829 में ही लगा दी गई थी। अगला प्रश्न है, किसने तर्क प्रस्तुत किया कि सभी धार्मिक अधिकारी सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं और यह कि सामाजिक समानता पाने के लिए अछूतों को स्वयं को भी धर्मों से मुक्त करना होगा? पहला विकल्प है नारायण गुरु, दूसरा विकल्प है ज्योतिराव फूले, तीसरा विकल्प है ईवी रामास्वामी नायकर और चौथा है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, ईवी रामास्वामी नायकर।
नायकर तमिलनाडु के एक समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य तर्कवाद, आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना था। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। लिखा है, रॉलेट एक्ट ने मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया और पुलिस के अधिकारों को मजबूत किया। दूसरा है, मोहम्मद अली जिन्ना इस एक्ट का समर्थन किया, जबकि महात्मा गांधी और अन्य इस एक्ट में संशोधन चाहते थे। तीसरा है, जबकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रॉलेट एक्ट के विरुद्ध थे, तब भी रॉलेट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरुद्ध संपूर्ण भारतीय संघर्ष नहीं बन सका। तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। इस अधिनियम का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों द्वारा व्यापक विरोध किया गया था। इसमें पहला विकल्प सिर्फ सही है, रॉलेट एक्ट ने मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया और पुलिस के अधिकारों को मजबूत किया। ये दोनों गलत लिखे हैं, केवल ए इसमें सही है। तो रॉलेट एक्ट ने पुलिस को बढ़ी हुई शक्तियां प्रदान की थी और बिना मुकदमे के व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति दी और नागरिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। इसीलिए इसका व्यापक विरोध किया गया था। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लेने के बाद किया? पहला विकल्प है, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। दूसरा है, हिंदुओं की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। तीसरा है, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा नहीं करने के लिए नीतियां बनाई गईं। और चौथा है, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों की अनदेखी करेंगे। तो 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लेने के बाद अंग्रेजों ने जो बदलाव किया वह था कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान से महात्मा गांधी ने स्थानीय आंदोलनों में हस्तक्षेप करने की शुरुआत की? पहला विकल्प है अमृतसर, दूसरा है मुंबई, तीसरा है खेड़ा और चौथा है दिल्ली। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, खेड़ा। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था जो भारत में अपने सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष में महात्मा गांधी द्वारा की गई बड़ी पहली पहलों में से एक था। यह घटना महत्वपूर्ण थी क्योंकि यहीं पर गांधी जी ने बड़े पैमाने पर अपने सत्याग्रह या अहिंसा के प्रतिरोध के सिद्धांत को विकसित करते हुए जनता के नेता के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल करना शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने स्थानीय आंदोलनों में हस्तक्षेप करने की शुरुआत खेड़ा से की थी। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान विषयों की सूची के संदर्भ में निम्नलिखित का सुमेल कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं। राज्य सूची, इसका संबंध है पुलिस से। संघ सूची, रक्षा। समवर्ती सूची, शिक्षा। यानी कि ए का तीसरा, बी का दूसरा और सी का पहला, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का नाम पूछा गया है। पहला विकल्प है उष्ण कटिबंध, दूसरा है उत्तरी शीत कटिबंध, तीसरा है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और चौथा है दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध।
तो कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। इस क्षेत्र में मध्यम तापमान और विशिष्ट मौसमी परिवर्तन का अनुभव होता है। उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया जैसे क्षेत्र शामिल हैं। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दक्षिण ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देती हैं। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं और जो आर है वह एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। पहला विकल्प इसमें सही है। दक्षिण ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है क्योंकि सूर्य की किरणें जो हैं तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से किस कारण चाप झील बनती है। पहला विकल्प है अपर्दन, निक्षेपण, विसर्पण। तो चाप झील का निर्माण क्यों होता है? चाप झील के निर्माण के तीनों ही कारण हैं, अपर्दन, निक्षेपण और विसर्पण। चौथा विकल्प इसमें सही है। चाप झीलें जो हैं अपर्दन, निक्षेपण और विसर्पण के संयोजन के कारण बनती हैं। यह प्रक्रिया नदी के घुमावदार मोड़ से शुरू होती है जिससे बाहरी किनारों पर कटाव होता है और भीतरी किनारों पर जमाव होता है। बाहरी किनारों पर कटाव के कारण नदी धीरे धीरे अपना मार्ग बदलती है जिसके परिणाम स्वरूप यू आकार का पानी बनता है जिसे चाप झील के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परपटी से क्रोड तक मुख्य खनिजों की उपलब्धता का सही क्रम है। तो परपटी से क्रोड तक पूछा गया है। तो सीएल, सिमे और निफे दूसरा विकल्प इसमें सही है। सीएल कहते हैं सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, तो मिलाकर क्या देते हैं सीएल। सिमे किसे कहते हैं? सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर सिमे बनता है। और निफे निकेल और लोहा। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए और विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन लिखा है, आग्नेय और अवसादी सेल कायंत्रित सेलों में परिवर्तित हो सकते हैं। कायंत्रित सेल उच्च ताप और दाब से बनते हैं। बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। अभिकथन भी, कारण भी, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। उच्च ताप और दाब से कायंत्रित सेल का निर्माण होता है और आग्नेय और अवसादी सेल कायंत्रित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, तैराक मृत सागर में प्लव कर सकते हैं इस कारण से। पहला विकल्प है नमक की अधिकता। दूसरा है नमक की अधिकता के कारण जल की सघनता उच्च होती है। तीसरा है जल की सघनता कम होती है। और चौथा है मानव शरीर की सघनता जल की सघनता के बराबर होती है। तो मृत सागर में लवण की अत्यधिक मात्रा है, यानी नमक की अत्यधिक मात्रा है। तो नमक की अधिकता के कारण जल की सघनता उच्च होती है। इस कारण से तैराक मृत सागर में प्लव कर सकते हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल के लगातार उठने और गिरने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं। तो महासागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने की घटना को कहते हैं, पहला विकल्प दिया गया है महासागरीय तरंगें, दूसरा है ज्वार भाटा, तीसरा है तरंगें और धाराएं। तो महासागर जल का ऊपर उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन अमेजन बेसिन के बारे में सही हैं। लिखा है यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। दूसरा है यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। तीसरा है अमेजन बेसिन में प्रतिदिन वर्षा होती है। और चौथा है दिन का तापमान उच्च एवं रात के समय तापमान कम हो जाता है। तो चारों कथन अमेजन बेसिन के बारे में बिल्कुल सही हैं।
यहाँ गर्म और नर्म जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है। अमेजन बेसिन में प्रतिदिन वर्षा होती है। दिन का तापमान उच्च एवं रात के समय तापमान कम हो जाता है। चारों विकल्प सही हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित नहीं करता? पहला विकल्प है वनस्पति, दूसरा है भूभाग, तीसरा है जलवायु और चौथा है ऊंचाई। तो प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित नहीं करता है वनस्पति। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संसाधन और संसाधनों के प्रकार। तो खनिज प्राकृतिक संसाधन, सड़क मानव निर्मित संसाधन और कोयला नवीकरणीय संसाधन। तो इसमें बताना है कौन से सही है। तो खनिज प्राकृतिक संसाधन सही है, सड़क मानव निर्मित है सही है, कोयला नवीकरणीय संसाधन ये गलत है। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जिन्हें समय के साथ प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त किया जाता है नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। कोयला जो है जीवाश्म ईंधन है और ये जानवरों के अवशेषों और पौधों के अवशेषों से बनता है। ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है। ए और बी इसमें सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है कृषि एक मूलभूत प्रक्रिया है। दूसरा है मृदा की अनुकूल स्थिराकृति कृषि के लिए आवश्यक है। तीसरा है उचित जलवायु के लिए कृषि अत्यावश्यक है। और चौथा है जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषिगत भूमि कहते हैं। तो जो कथन लिखे हुए हैं सारे ही सही लिखे हुए हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न में सही है। व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि चारों विकल्प ही बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया गया है, विविधता का सम्मान करना समानता सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। कारण दिया गया है, एक भाषा को बढ़ावा देने से देश में एकता आएगी और समानता सुनिश्चित होगी। तो इसमें अभिकथन सही लिखा हुआ है कि विविधता का सम्मान करना समानता सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। लेकिन कारण में लिखा है कि एक भाषा को बढ़ावा देने से देश में एकता आएगी। ये गलत है क्योंकि यदि एक भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा तो जो व्यक्ति उस भाषा को नहीं बोल पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं उन व्यक्तियों और समुदायों के साथ भेदभाव और बहिष्कार हो सकता है। इसीलिए कारण गलत है, अभिकथन सही है। ए सही परंतु आर गलत। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पूर्वाग्रह से ग्रसित कथन का एक उदाहरण है? पहला है, भारत की ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा खेती से जुड़ा है। दूसरा है, कटाई का मौसम भारत के ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करता है। तीसरा है, ग्रामीण लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी से अज्ञात होते हैं। और चौथा है, गांव से शहरों तक पलायन एक वास्तविकता है। तो पूर्वाग्रह से ग्रसित है जो कथन वह बताना है ग्रामीण लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी से अज्ञात हैं। ये गलत है क्योंकि ग्रामीण लोग अब आधुनिक प्रौद्योगिकी के बारे में जानते हैं और लोग इसे पूर्वाग्रह से जोड़कर अभी भी यही मानते हैं। इसीलिए तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को एक जीवंत प्रपत्र के रूप में माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त कथन को प्रमाणित नहीं करता? पहला है, भारत का संविधान आंशिक या काफ़ी लचीला है और इसे संशोधित किया जा सकता है। दूसरा है, संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय जाने की अनुमति देता है। तीसरा है, संविधान द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक आदर्श इसकी पुनर्व्याख्या में सहायता करते हैं। और चौथा है, भारत का संविधान कई अन्य देशों के संविधानों से प्रेरित था। तो इस प्रश्न में जो प्रमाणित नहीं है वह पूछा गया है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है, भारत का संविधान कई अन्य देशों के संविधानों से प्रेरित था। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया
और 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है और अंतर भी याद रखना है, दोनों ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, पहला विकल्प है का एक राजकीय धर्म होता है, दूसरा है गणराज्य होना चाहिए, तीसरा है सभी धर्मों के विरुद्ध है और चौथा है का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होता। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होता, सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता दी जाती है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, नियमित तथा अनियमित कर्मचारियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नियमित कर्मचारियों को वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। अनियमित मजदूरों द्वारा छुट्टी लेने की स्थिति में वेतन कटौती नहीं होती। तीसरा है, फैक्ट्री मालिक द्वारा फैक्ट्री बंद किए जाने के बावजूद भी अनियमित मजदूरों को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। तो जो नियमित कर्मचारी होते हैं उन्हें वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं, ये बिल्कुल सही है। अनियमित मजदूरों द्वारा छुट्टी लेने की स्थिति में वेतन कटौती कर ली जाती है, जितने दिन वे काम करते हैं उतने ही दिन के उन्हें रुपए मिलते हैं। तो इसमें लिखा है नहीं की जाती, इसीलिए ये गलत है। फैक्ट्री मालिक द्वारा फैक्ट्री बंद किए जाने के बावजूद भी अनियमित मजदूरों को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, ये गलत है। फैक्ट्री मालिक जब चाहे तब अनियमित मजदूरों को नौकरी से निकाल सकता है, तो केवल ए इसमें सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, लिखा है निम्न कथनों ए तथा आर पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अभिकथन है, सहकारी संस्थाओं का निर्माण स्वरोजगार में लगे लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं। कारण है, स्वरोजगार में लगे लोग अपने उत्पाद का उचित मूल्य बाजार से नहीं पा सकते। तो इसमें अभिकथन तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है और लिखा है कि स्वरोजगार में लगे लोग अपने उत्पाद का उचित मूल्य बाजार से नहीं पा सकते, वे उचित मूल्य पा सकते हैं। कारण गलत लिखा है, ए सही लेकिन आर गलत। तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न है, लिखा है अगर जनता किसी विशेष सरकारी कानून से असंतुष्ट है तो वह अपना असंतोष धरनों जुलूसों के आयोजन द्वारा व्यक्त कर सकती है। इन शांतिपूर्ण विरोधों के उद्देश्य हैं। पहला विकल्प है विधि निर्माण के विरुद्ध जनमत की लामबंदी, दूसरा है इसको वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाना, तीसरा है अपने असंतोष को सरकार से व्यक्त करना और चौथा है सरकार को अस्थिर करने की योजना बनाना। तो इस प्रश्न में ए बी सी सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चौथा इसमें गलत है, सरकार को अस्थिर करना ये इन धरनों और जुलूसों का उद्देश्य नहीं होता है। ए बी सी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 निम्न में से किन्हें शामिल करने के लिए घरेलू शब्द का विस्तार करता है। पहला है साझा घर में रहने वाली या साथ रहने वाली महिलाओं को, दूसरा है पत्नी जो साझी गृहस्थी में साथ रहती हो, तीसरा है महिलाएं जो पुरुष सदस्यों की हिंसा का शिकार हुई और उत्तरजीवित है और चौथा है जिन महिलाओं को अपने जीवन के लिए खतरा है। तो घरेलू शब्द विस्तार करता है साझा घर में रहने वाली या साथ रहने वाली महिलाओं को। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान जो भारत के संविधान द्वारा समानता को स्थापित करते हैं सही विकल्प चुनें। जिन्होंने कोई भी अपराध किए हैं वे कानून की दृष्टि में समान हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत बनाने के लिए राज्य को कदम उठाने होंगे। तो इसमें बी और सी सही हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है और किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। बी और सी इसमें सही हैं। अगला प्रश्न है, सिलम में रहने वाले लोगों को वहां से हटाए जाने के केस के संदर्भ में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस कथन द्वारा न्यायालय के किन दो अधिकारों
इस कथन के द्वारा न्यायालय किन दो अधिकारों को जोड़ रही है? पहला है जीवन का अधिकार और भोजन का अधिकार, दूसरा है जीवन का अधिकार और जीविकोपार्जन का अधिकार, तीसरा है जीविकोपार्जन का अधिकार और भोजन का अधिकार, और चौथा है जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तो उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है कि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो इस कथन के द्वारा न्यायालय जो अधिकारों को जोड़ रही है वह है जीवन का अधिकार और जीविकोपार्जन का अधिकार। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, तो चलिए मिला लेते हैं। सफाई कर्मचारी, इसे मिलाएंगे मैनुअल स्कैवेंजर्स चौथे से, मैनुअल स्कैवेंजर्स अधिनियम। अनुसूचित जनजाति, इसे मिलाएंगे दूसरे से, सही मिला हुआ है। मुस्लिम अल्पसंख्यक, ये भी सही है, सच्चर समिति रिपोर्ट। और अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, इसे पहले से मिलाएंगे। ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, यानी कि चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, इतिहास में प्रयोग होने वाले लैटिन शब्द एनो डोमिनी का अर्थ है? पहला विकल्प है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, दूसरा है आपदा का वर्ष, तीसरा है परिवर्तन का वर्ष और चौथा है जन्म का वर्ष। तो इतिहास में प्रयोग होने वाले लैटिन शब्द एनो डोमिनी का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। पहला विकल्प इसमें सही है। तो ये ऑनलाइन वाले पेपर हैं, इसमें एसएसटी के जो भी प्रश्न थे उनको सॉल्व करवा दिया है। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।